8. आपको याद होगा अर्श की जब हम लोग पहली बार शमशान गए थे कानपुर वाले आपके साथ जी। आई थिंक हम लोग अपने ही इसका कोई प्रोमो शूट कर रहे थे। Yes, पहली IPP बार का। आईपीपी का शो जब पहला सीजन आने वाला था तो उस दौरान जो है जहां हम लोग शूट कर रहे थे तो शमशान के नीचे एक जगह पे एक अघोरी बैठा हुआ था। अघोरी था कपालिक था मुझे पता नहीं जी। लेकिन वो एक कोई तो था। हाँ एक छोटा सा कमरा था, कमरा भी नहीं, तहखाने ऐसी जगह थी जी। वहां पे वो बैठा हुआ था और इनफैक्ट मैं वहां पे जाना चाहता था, मैं वहां शूट करना चाहता था, आपने मुझे मना कर दिया। Exactly. आपने कहा था कि ये ना करिए क्योंकि ये मुझे कुछ ढंग का गोरी टाइप का लग नहीं रहा है। वो कपालिक था बेसिकली, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो आप मुझे बता रहे हैं। राइट, वो कपालिक था। अब थ्रू आउट जो इतनी सारी कहानियां आप लोगों ने अघोरियों कपालिकों में कर ली है कि मुझे अब उनकी असली ताकत का एहसास होना शुरू हो गया। तो मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि अगर कोई अघोरी हो जो कि एंटिटी बन जाए अपने ही फॉर्म में तो वो कितना घातक होगा। और ये बात आपने जब मुझे बताई थी, जो स्टोरी जो थी अघोरियों की, द कर्स ऑफ अघोरी वाली, यस, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ था यार कि दैट कैन बी अ रियलिटी। एक बार आप मुझे उसको किस्सा जरा वापस बताएंगे? तो बेसिकली राहुल, वो जो एक किस्सा था वो मेरे दोस्त के मामा के घर का किस्सा था, जहाँ एक साथ 7 बच्चे मर गए थे, उसे 8वां बच्चा चाहिए था। जी 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 जी। तो ये तो एक वो केस हुआ जिसे आप इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड्स यानी कि अघोरी कर्स में जाके सुन सकते हैं जी। लेकिन इसके अलावा भी एक किस्सा था राहुल, ओके, जो कर्स ऑफ अघोरी से नहीं, अघोरी की आत्मा से रिलेटेड था, वो भी रिवेंजफुल। अब मैं आपको बताऊं, जब अघोरी रिवेंजफुल हो जाते हैं तो उन्हें कपालिक्स बोलते हैं। वो बहुत कपालिक टाइप के बन जाते हैं, बहुत गंदे प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो एक एनकाउंटर मेरा उससे भी था और वो एक ऐसा केस था जहां से मैं भाग गया था राहुल, दौड़कर। एक कपालिक से या एक कपालिक की प्रेत या आत्मा से? आत्मा से मैं दौड़कर भाग गया था। मेरे साथ बाकी जो थे वो भी भागे थे। ओके। दौड़कर भागना मतलब मैं खुले एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे लड़ना पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी कर लें, ऐसा कहा जाता है। आप या किसी भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने एक कपालिक की आत्मा से लड़ लिया है। पॉसिबल ही नहीं कहीं से। अब चूंकि वो अघोरी जैसे दिखते हैं इसलिए मैंने अघोरी से शुरुआत करी उसकी। पर राहुल, हुआ ये था कि मऊ एक जिला है बेसिकली। तो मैं मऊ की बात कर रहा हूँ। करीबन मऊ से 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर एक और छोटा सा गांव पड़ता है जिसे हम लोग सराय बोलते हैं। अब वहां पर क्या था कि एक फैमिली थी, वो अब कुछ लोग शहर आए थे यहाँ पर रहने के लिए, जैसे कमरे वमरे लेकर रहते हैं। तो मेरे घर में ना पहले किराए पर रूम मिलते थे लोगों को, ऊपर तो लोग रहते थे। उसमें से एक भैया थे, शॉन्टी नाम था उनका, और उनके साथ उनकी एक बहन रहती थी। ऐसा करके प्रॉपर फैमिली टाइप की थी, बट मम्मी पापा जो है वो वहां पे रहते थे। जी। राहुल, हुआ क्या कि एक दिन मैं ऐसे ही ऊपर गया उनके पास बैठने के लिए, तो दीदी हुआ करती थी वहां पे। मैं बैठा और अचानक से मेरे घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे किसी ने खटखटाया है जोर से। तो दीदी ने कहा कि मत जाना। मैंने कहा क्या दिक्कत है? अच्छा, चूंकि मुझे पता था चीजों के बारे में, फिर भी मैंने कहा क्या ही होगा वहां पे ऊपर, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये फूल लो और जाके ऊपर फूल रखाओ। अब ये सुनने में बड़ा अजीब है। मैंने कहा मेरे ही घर में फूल रखा जा रहा, मुझे पता नहीं ऊपर कुछ है नहीं। तो वो बोल रही रखाओ, हम लोग डेली करते हैं ये। पर मम्मी को तो कोई फूल मिलता नहीं है जब वो ऊपर झाड़ू या कुछ भी ऐसा साफ सफाई करने जाती हैं। जी। तो कहती हैं कि उस फूल को वो ले जाता है। कौन ले जाता? मैंने उनसे पूछा कि कौन, तो उन्होंने कोई नाम बताया, मतलब गिरधर करके कुछ ऐसा करके नाम बताया। मैंने कहा पहली बात, गिरधर नाम की कोई एंटिटी इस घर में एग्जिस्ट कर नहीं रही है, और अगर कर भी रही है तो मुझे उससे फर्क नहीं है। चलो देखते हैं चल के कौन है। जी। दीदी थोड़ी डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो मन करे तुम करो, मैं नहीं जा रही हूँ ऊपर, सिंपल सी बात है। थोड़ा ड्रामेटिक हो गया था। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ। राहुल, कमरे से बाहर निकला हूँ मैं, जैसे जीने की तरफ बढ़ा हूँ। जी। अब आप इसे कुछ भी समझ लो। मैं क्या देखता हूँ कि एक सफेद साड़ी है और लाल आंखें हैं किसी की, ऐसा करके कुछ दिखा मुझे एकदम ग्लोइंग रूप में। एक सफेद साड़ी पहने कोई औरत है जिसकी आंखें लाल है। अब ये आंखें पूरी तरीके से लाल हैं। और मैं 2 कदम चढ़ के नीचे उतर आया हूँ, मतलब डर के मारे। अब आप उसे डर कह लें या एकदम से सचेत होना कह लें, किसी चीज के लिए कॉन्शियस होना कह लें। मैं नीचे उतरा हूँ, मतलब थोड़ा सा मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। जब ऊपर देखा है तो वो चीज नहीं थी वहां पे। अब राहुल, मैं हमेशा ना अपने घर में ऊपर ताला लगाए रहता हूँ। जी। तो मैंने क्या देखा कि ऊपर ताला टूटा हुआ था। टूटा मतलब बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था। ताला जब टूटता है राहुल तो एक साइड से टूटता है, राइट? जी। वो दोनों साइड से टूटा हुआ था। आधा मतलब जो ताले का राउंड सेक्शन था वो गिरा था, यू सेक्शन अलग गिरा था। ऐसा करके मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे है? कल ही तो ताला आया है घर में नया। वापस आए, मैंने उन दीदी से पूछा, तनु नाम था उनका।
मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या हो क्या रहा है आपके साथ। वो जी। बहुत घबराने लगी। तब तक भैया आ गए। उनसे पूछा मैंने तो बोले बेटा ये सब जो है अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इन सब चीजों में मत पड़ो। ओके। अब चूंकि ये ईगो पे लगने वाला एक सिनेरियो हो गया था मुझे। तब तक आप एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन चुके थे? मतलब हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो हम करते ही थे, समझ में तो आता ही था चीजों के बारे में, और Okay. गुरु की दीक्षा भी थी थोड़ी बहुत। तो जी। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने उनसे बार बार जोर देने पर पूछा तो अचानक से उनके पास एक कॉल आता है राहुल, उनकी मम्मी का। ओके। स्पीकर पे डालते हैं वो, और उनकी मम्मी कहती हैं कि जो पूछ रहा है सफेद कपड़े में उसको बता दो। मतलब मैंने सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी राहुल, तो उनकी मम्मी कह रही थी कि जो सफेद कपड़े में है पूछ रहा है उसको बता दो, और ये बात वो बार बार रिपीट कर रही थी। मैंने भैया से पूछा कि ये क्या है, जी। तो उन्होंने फोन काट दिया और बोले कि मेरे साथ गांव चलोगे, तुमको हम दिखाते हैं क्या है। सुनने में तो बड़ा अजीब था। मैंने कहा मम्मी आपकी दिक्कत है, पोजेस्ड है, आप बताइए मैं कुछ करता हूँ उसके लिए। बोले अगर तुम सही कर दोगे तो हम पूरी जिंदगी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मैंने कहा खैर गुलाम तो नहीं बनाना, लेकिन चीजें सही हो जाए तो बेहतर है। मैंने इधर से अपनी सारी तैयारी करी, जो मुझे करनी थी वो सारी तैयारी करके जब मैं उनके साथ गया उस गांव सराय में। और जब आप कहते हैं तो तैयारी से आपके मायने क्या मतलब? तैयारी से मायने मतलब जितने भी सुरक्षा कवच मुझे बांधने थे अपने ऊपर मंत्रों के जरिए वो मैंने बांधा। जो मुझे बाबा के दरबार से जो चंदन उठाना था वो मैंने चंदन लिया। कई सारी सात्विक चीजें थी इसमें। मैं ज्यादा कुछ नॉर्मल नेचुरल प्रैक्टिस होती है जब भी आप किसी एग्जॉर्सिज्म के केस एग्जैक्टली मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, पर ये सब चीजें थी उसमें। भैरव जी की कुछ चीजें थी मेरे साथ। तो मैं गया वहां पर, और उनके घर के बाहर मैंने क्या देखा कि उनकी जो मम्मी है वो बैठकर अपने बाल, मतलब कैसे बोलते जैसे तेल लगाते हैं बालों में, वो वैसे तेल लगा रही थी बालों में। ओके। पर बहुत अजीब तरीके से राहुल। हम लोग जैसे ही पहुंचे हैं वो कहती हैं कि आ गए तुम, अब आकर मेरे बाल काटो। उनकी माँ कहती हैं अपने ही बेटे से। तो मुझे लगा ऐसे ही मजाक में कह रही हूँ। मैं अंदर गया, अपना बैग वैग रखा, वापस आकर देखता क्या हूँ कि जो शॉन्टी भैया है वो बाल काट रहे हैं आंटी के। ओके। और बाल छोटे कर दिए, मतलब काट काट के। उसके बाद आंटी खुद कह रही कि ठीक है अब रुक जाओ, और जो सारे बाल हैं उसको इकट्ठा करके सामने गाड़ दो। भैया ने वही किया। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? तो उन्होंने एकदम से जैसे गुस्से में देखते हैं ना जी, वैसे देखा और चुप रहने के लिए बोला। ये आपके मतलब फैमिली में आते हैं? नहीं, फैमिली में नहीं आते, किराएदार थे ऊपर। किराएदार थे। हाँ, तो उन्होंने फिर वो बाल गाड़ दिए। उनकी मम्मी के बाल काफी कम हो चुके थे इस करके। वो जैसे ही घूमी उनकी मम्मी, वो कहती है बेटा कुछ खाओगे? एंड राहुल आई कांट फॉरगेट दैट लुक। वो जो डरावनी कह सकते हैं कि आप फिल्म में देखते होंगे, ठीक वैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उस लुक को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे? मतलब अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, एक तो उन्होंने आसमानी कलर की साड़ी पहन रखी थी, विच इज मैं नहीं कह सकता कि वो क्या था। उनके हाथ की चूड़ियां सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी मुझे उस समय पर। और जैसे ही वो घूमी है तो आधे और छोटे छोटे टुकड़े बाल के मुंह पर पड़े हुए थे। जो बाल कटे थे। जी जी जी। और वो बोल रही हैं कि बेटा कुछ खाओगे, मतलब उनके मुंह पर भी बाल लगा हुआ है। ओके। मैं उस तरह से बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डरावना। ऑल्सो उनकी आंखें थोड़ी जैसे कंजी आंखें होती ना, सेम वैसी आंखें थी। ओके। मैं डरा तो नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है कुछ खाता हूँ। तो वो मुंह धुलने गई, नहा के वापस आई। अच्छा, नहा के उन्होंने काली साड़ी पहनी है राहुल, ये और ज्यादा अजीब था। वो पोजेस थी, लेकिन वो मतलब ऐसा नॉर्मल हरकतें वगैरह कर लेती, कोई दिक्कत नहीं होती? आप आगे सुने, आपको समझ में आएगा कि वो पोजेस भी नहीं थी। तो उसके बाद वो ब्लैक साड़ी पहन के वापस आती हैं और हम लोगों को खाने के लिए देती हैं कुछ ना कुछ। प्लेट भी काली थी। खाने के लिए जो चावल बनाए थे वो उसका रंग भी काफी हद तक काला था। ओके। मैंने कहा इसमें क्या, ये कोई नई डिश है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप खा के देखो, अच्छा लगेगा आपको। ओके। हमने खाया। खाने के बाद जब हम हाथ धुलने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी साड़ी आगे कर दी हमारे सामने और बोला कि ये जो साड़ी है इसमें पोंछ लो। वही काली साड़ी में। अब आम तौर पर कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है राहुल जी। हम लोगों ने पोंछ लिया। पूछने के बाद राहुल क्या हुआ कि हम लोग जब सोने गए तो शॉन्टी भैया ने बोला कि तुम्हें सही करना है तो चुपचाप से करना, मम्मी से कुछ भी मत बोलना। लेकिन उनकी मम्मी को इस बात का अंदाजा तो होगा कि आप यहाँ में आए तो क्या करने आए? एग्जैक्टली, उनको अंदाजा था राहुल। अगला जो स्टेप हुआ वो सबसे ज्यादा खतरनाक था किसी भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए या किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए। मेरी जब आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ कि उनकी जो मम्मी है वो मेरे बैग से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, और ये लुक भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही मैंने पूछा आंटी क्या कर रही हैं, वो कहती बेटा कपड़े ढूंढ रही थी तुम्हारे, अगर कुछ धुलने के लिए बाकी हो तो। आप सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है राहुल, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार ना दे।
उनकी आंखों में वैसा डर था। ओके। उसके बाद मैंने अपने बैग को सही से, अच्छा जिस बैग को वो ढूंढ रही थी वो बैग मेरे पास था बाय द वे, जिसमें सारा सामान सेफ्टी का रखा हुआ था, और यदि वो उनको मिल जाता तो वो फेंक देती उसको। राहुल, ये सिर्फ 2-3 घंटों के बीच की बात है राहुल, अभी तो रात होनी बाकी थी। जब रात हुई तो उन्होंने बोला कि तुम मुर्गा खाते हो। अब चूंकि उस समय पे मैं सही करने गया हूँ, मैंने कहा नहीं खाता हूँ, मना कर दिया। राहुल, उन्होंने, अब यूं ही मैं टहल रहा था, कॉल पे किसी से बात हो रही थी मेरी, मैंने क्या देखा है, पीछे वो खेत में गई हैं जहां वो मुर्गे हैं, उसको अपने पैर से नोच रही हैं, मतलब पैर से बार बार उसको खरोच रही हैं। मतलब कोई मुर्गा होगा जिंदा, शायद मर गया होगा उस समय तक, तो मैंने जब देखा तो काफी नोच दिया था। तो यूजुअली हम लोग हाथ से ऐसा करते हैं, राइट, हाथ से साफ करते हैं उसको, वो पैर से उसको प्रॉपर साफ कर रही थी। और उसके बाद उस मुर्गे की, उस कह सकते हैं चिकन जो था, उसकी गर्दन पकड़ के कुछ बोलने लगी। मुर्गे गर्दन पकड़ के कुछ तो बोल रही थी, मुझे नहीं पता क्या बोल रही थी। ओके। उसके बाद वो उसे लेकर आई, उसको काटा, अब जो भी किया वहां पे उनका जो भी तरीका था खिलाने का, पर वो चिकन खाने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी मना कर रखा था कि मैं नहीं खाऊंगा जी। शॉन्टी भैया ने खाया और खा के उन्होंने बोला मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, वो सो गए। अब मम्मी जगी थी और मैं जगा था राहुल, ये सबसे खतरनाक सिनेरियो था मेरे सामने। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ मंत्रोच्चारण कर रही हूँ, मैं कुछ ध्यान कर रही हूँ जी, तो मुझे करीबन इतनी देर के बाद मेरे ऊपर बस हल्का सा पानी छिड़क देना, सो दैट मैं उठ जाऊं, कभी भी हाथ से नहीं उठाना चाहिए। जब आपसे ये सब बातचीत वो करती थी तो उनके बोलने का तरीका कैसा, लाइक सौम्य होता था? साइको पूरी तरीके से। लेकिन मुझे जानना था कि क्या है, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन कर रखी थी। तो उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें लगे थोड़ी देर हो जाए तो मुझे उठा देना, पानी मार के मेरे पैर पे पानी छिड़क देना, मैं उठ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कोई मंत्रोच्चारण कर रही। राहुल, वो जो मंत्रोच्चारण कर रही थी जी, वो अघोर मंत्र था, और अघोर मंत्र में मिस्टेक्स थी जो वो उच्चारण कर रही थी। वो जानबूझ की मिस्टेक्स कर रही थी उसके उच्चारण में। बिल्कुल। अघोर मंत्र किसी भी भूत को भगाने के लिए, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए होता है, लेकिन यदि आप उसको आंशिक रूप से करने की कोशिश करेंगे जी, तो वो मंत्र बाकी की आत्माओं को बुलाने में भी सक्षम है। इसीलिए कहा जाता है कि उसको बोलना नहीं चाहिए। मतलब अघोर मंत्र बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बोल रही थी, राइट, वो वाचिक जप कर रही थी उसका, बोल बोल कर। वैसे उसका करना चाहिए तो उपांशु करना चाहिए, राइट। उसका उपांशु, जिसको नहीं पता है, उपांशु का मतलब होता है कि आपके लिप्स चले, माइम करना, लिपसिंग करना, बिल्कुल लिपसिंग करना, लेकिन आप बोलो नहीं कुछ भी जी। और जैसे ही उन्होंने आधा अघोर मंत्र बोला है, मैंने उनके पैर पे पानी छिड़क दिया है। ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अघोर मंत्र को कोई पूरा बोले। तो उस दिन उन्होंने बैठे बैठे मुझसे कहा है कि ये जो तू कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। जिस दिन तेरा पाला मुझसे पड़ा तू मर जाएगा। मतलब ये आंटी ने बोला है, साफ साफ धमकाया आपको। मैं डर गया था राहुल उस दिन, उनके लड़के के सामने। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि मुझे आधा अधूरा ही सही मंत्र क्यों नहीं बोलने दिया तूने, और वो बार बार मुझसे पूछ रही थी। राहुल, कभी भी कोई ऐसा केस हो ना जहाँ पर आत्माएं आपसे कुछ पूछने की कोशिश करें, आप इग्नोर कर दो। द मोमेंट आपने अपनी एनर्जी देना शुरू किया ना कि हम नहीं बता पाएंगे, मेरा मन, ये वो आपको पोजेस कर सकती हैं। ये भी एक तरीका है उनके पोजेस करने का। और ऑल्सो आंटी जो कह रही थी वो उनसे कोई करवा रहा था। आप उनको मतलब बताएं कि ना बताएं? अगर उनसे पूछी तो ना बताएं, राइट? बिल्कुल ना बताएं। आंटी ने जैसे ही पूछा मैं इधर उधर घूमने लगा, और वो बार बार मुझसे चिल्ला के पूछने लगी अपने ही बेड पे बैठ के कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। 6-7 बार पूछा, मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया राहुल। और 8वीं बार में वो सो गई हैं बिना कुछ कहे। वो रात कैसे बीती मैं आपको समझा भी नहीं सकता राहुल। वहां पर कितना खौफ था ना उस समय, मतलब इतनी शांति। एक तो पूरे जंगल के बीच में या पूरे गांव के बीच में, जैसे नहीं घर होते हैं कहीं कहीं पे बने होते हैं, और बाहर कोई भी सड़क पे कुछ भी नहीं। अच्छा राहुल, उस दिन मैं थोड़ा बाहर निकला, और मैं क्या काम करता हूँ कि जब भी कभी पूर्णिमा होती है तो मैं शिव जी को याद करता हूँ, मतलब उनका ध्यान करता हूँ बेसिकली। पूर्णिमा में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का ध्यान करना शुभ होता है। मैं ध्यान करके जैसे ही लौटता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो आंटी है वो चौखट पे बैठी हुई है, जिनके बाल नहीं है, मतलब बाल पूरी तरीके से जिनके काट दिए गए थे, वही आंटी बैठी और बोल रही मेरे बाल कहाँ हैं। बार बार वो ऐसे पूछ रही है। अब इसे आप साइको कह लो, इसे आप पोजेस इंसान कह लो, लेकिन पोजेस मुझे कब समझ में आया, जब मैंने ये देखा कि घर की चौखट पर एक गुड़िया बंधी हुई है। ये मेरी पहली नजर नहीं गई थी राहुल। ये शनि सिग्नापुर की ऐसे गुड़िया होती, कुछ वैसा उल्टी काली वाली, कुछ वैसा ही, लेकिन वुडू के जैसी गुड़िया। और इस गुड़िया में ऑलरेडी कुछ बाल लिपटे हुए हैं, कोई कपड़ा लिपटा हुआ है। मैं जब गया तो मैंने कहा कि ये गुड़िया क्या है जी। तो वो आंटी ने कहा कि सो जाओ जाके, मतलब गुस्से में बोला। राहुल, मैं थोड़ा कह सकते हैं क्यूरियोसिटी कह लो इसको या फिर कुछ भी कह लो, मैं रात को बीच में उठा हूँ ध्यान करके।
वापस आया हूँ और मैंने उस गुड़िया को उतार दिया है वहां से। द मोमेंट मैंने उतारा, मैंने सोचा कि इस गुड़िया का कुछ कर देंगे तो शायद इनकी मॉम ठीक हो जाए। ओके। मैं गुड़िया को उतारता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि चौखट के बाहर थोड़ी दूर पर एक नल लगा था, हैंडपंप लगा हुआ था। ओके। वहां पर एक कपालिक जैसा फिगर खड़ा हुआ है, अपने हाथ में डॉल लेकर, वही डॉल, वुडू डॉल को लेके, और वो अपने दूसरे हाथ के इशारे से ये कह रहा है कि मत उतारो उसको। आप जब कहते हैं कपालिक जैसा फिगर, तो मतलब कोई कपालिक ही खड़ा है या आपको एक शैडो जैसी दिखाई दे रही थी वहां पे? फिगर तो नहीं, मतलब मुझे वही दिखे, कोई कपालिक था वहां पे, हाड़ मांस में खड़ा एक इंसान जो कि कपालिक था, आपको दिखाई दिया वहां पे। और उसने बार बार ये मना किया कि उस डॉल को छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ा राहुल। मैं क्या देखता हूँ कि सामने वो जो कपालिक है, जो भी आदमी है जी, वो डॉल को अपने सीने से लगाता है और उसके बाद एक अपने ही कपाल के ऊपर, एक कपाल था उसके हाथ में जी, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है एक पैर से। मतलब एज एन इंसानी खोपड़ी थी जिसके ऊपर वो खड़ा हो जाता। वो खड़ा हो जाता। वो कोई आत्मा नहीं था राहुल, मुझे तो नहीं लगता, वो कोई इंसान ही लग रहा था। ओके। और जैसे ही उसने ये किया है, मेरे हाथ में जो डॉल थी ना राहुल जी, ये समझ लीजिए मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने करंट मारा, बहुत उछल के वो अलग गिरा हो कहीं ना कहीं। ओके। और राहुल, मैं बाहर से इससे बेहतर कि कुछ और आगे होता, मैं चुपचाप से माफी मांगता हूँ। हो सकता है मैंने किसी एंटिटीज को छेड़ दिया हो या कुछ ऐसा। मैं वापस आके जब सोता हूँ तो मुझे ये दिखा कि जो आंटी हैं वो खून से नहा रही हैं, मतलब सपने में पूरी तरीके से। और आंटी बार बार ये कह रही कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने ये क्या कर दिया। लेट मी टेल यू राहुल, अगले दिन मैंने जोंटी भैया से बोला कि मुझे वापस आना है। मैं वापस आया, पता नहीं क्यों मैं वापस आया। मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं सही करना है इस केस को। वापस आने के राहुल करीबन 2 महीने तक मुझे यही दिखा है कि जो आंटी हैं वो खून से नहा रही हैं। अपने बेटे को पहले मारती हैं, अपनी बेटी को मारती हैं, फिर उसके खून से नहाती हैं। राहुल 2 महीने तक सेम सपना। ये आपको सपना आया, हेलुसिनेशंस हुई? जैसे ये सपना खत्म होता था जी, मैं क्या देखता था कि आंटी बेहोश होती हैं और आंटी के पास एक कपालिक आता है जो उनके पेट पर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में जो कपाल है उसको ऊपर उठा लेता है। मैंने जब अपने गुरुओं को दिखाया, ये सब चीजों के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा तुमने बेवजह किसी कपालिक की आत्मा को छेड़ दिया है और अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा करना क्या है इसके लिए, कोई तो तरीका होगा। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें वहां वापस जाना है और वापस जाके उस कपालिक से माफी मांगनी है। आप वो गुड़िया को उतारने के बाद वहां से आ गए थे वापस? हाँ बिल्कुल। वो गुड़िया वापस से जब मैं दोबारा, क्योंकि मैं गया था उस घर में दोबारा, तो वापस से वो गुड़िया लगी थी, तो मैंने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे करने, मतलब राहुल ये एक ऐसा केस था जहाँ मैं जबरदस्ती जा रहा हूँ कि मुझे भैया छोड़ दो, तुम हमें नहीं करना है कुछ। उस सपनों को इतना काबू कर रहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। 2 महीना इज अ वेरी बिग टाइम राहुल। एब्सोल्युटली। मैंने जब ये किया है उसके बाद मैं वापस आया हूँ, अपने गुरु के पास रहा हूँ। मैंने रुद्री पाठ करीबन नहीं तो 3 दिन तक नॉन स्टॉप पढ़ा है, तब जाकर ये चीजें कम हुई हैं और फिर समय के साथ साथ खत्म हो गई हैं। मैंने एक कपालिक को भोजन भी कराया अपने हाथों से, ताकि जो भी अगर मैंने गलती करी हो वो चीज सही हो जाए। मुझे नहीं पता आज भी कि उनकी मम्मी के ऊपर क्या कोई श्राप था, क्या राहुल उन पर किसी कपालिक की आत्मा थी, पर कुछ तो था। वो जो था उनके ऊपर, तो क्या वो अभी उतर चुका है या अभी भी वो उसी हालात में है? सेम ट्रांस। फिर मैंने जब, और कितनी पुरानी बात होगी अर्शिफा में आस्क यू? अब ये आप मान लीजिए कि 8-9 साल पुरानी बात हो सकती है। ओके। अगर मैं ऐसे देखने पे आ जाऊं तो, क्योंकि बीच में था, मतलब इन अ मिडवे था मैं सीखने के पर्पस पे। इट्स साउंडिंग लाइक वहाँ पे कोई कपालिक की आत्मा किसी टाइप की साधना कर रही थी जो शायद आपने आगे खराब कर दी। शायद मैंने खराब कर दी। साधना ही कर रही थी कपालिक की आत्मा, नॉट कपालिक। और वो साधना करने के लिए उनकी मम्मी का सहारा लेता था। वो ऐसा कुछ गलत नहीं करता था, बस वो हम आ गए थे उस दिन इसलिए वो बाल काटने वाला सिनेरियो हुआ था, वरना वो कपालिक ने कुछ गलत नहीं किया था। उनकी मम्मी सही रह रही थी। लेकिन एक तरीके से देखा तो उनकी मम्मी है तो पोजेस्ड ही, राइट? मतलब उनकी खुद की आइडेंटिटी तो गायब हो रही होगी ना, कह सकते हैं खुद की आइडेंटिटी गायब। बिल्कुल, खुद की आइडेंटिटी तो गायब हो रही ना, तो कहीं ना कहीं वो जो इंसान है वो तो खत्म हो रहा है अंदर ही अंदर। मेरे गुरु ने बताया कि वो अभी भी 10 साल और साधना करेगा। गुरु ने तो खैर देख ही लिया कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बोला वो अभी भी 10 साल और पोजेस रखेगा उनको, यानी शायद अब उनका पोजीशन खत्म होने वाला होगा। अभी भी शायद वो पोजेस होंगी, अगर हम जाएंगे कभी, अगर हम चलते हैं तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा मन ही नहीं अब जाने का राहुल, क्योंकि यू नेवर नो। मैंने सिर्फ यहाँ फोन से इतना बोला था कि क्या है, और उधर उनकी मम्मी ने बोला था कि इसको ले आओ। आप समझ रहे हो? तो मेरे गुरु ने बताया कि उसे शायद तुम्हारा शरीर चाहिए था, और यदि तुम थोड़े दिन और रुकते, सही करने के पर्पस पे लगे रहते जी, तो तुम्हारा शरीर का समर्पण कर लेता, मतलब वो ले लेता तुम्हारा शरीर। इसीलिए वो आपके कपड़े वगैरह ढूंढ रही थी आधी रात में। एग्जैक्टली, कपड़े ढूंढ रही थी। बहुत सारे कांड हुए थे उस बीच में, मैं आपको सब नहीं बता पा रहा हूँ, पर इससे भी बहुत ज्यादा चीजें हुई थी।
ऑल्सो वो जो कपालिक मुझे एक स्कल पे खड़ा होकर दिख रहा था, उसका मतलब ये था कि वो साधना कर रहा है, उसकी साधना में खलल मत डालो। नहीं, आपने बोला उस टाइम मेरे को भी लगा कि वो साधना की तरफ इशारा मैं राहुल मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था ना, मैं तो सारे बात को 4-5 महीने बाद समझाऊं कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उस दिन मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज थी कि अगर मैं फंस जाता ना इसमें, तो मौत तो होती पर जो आत्मा है वो भी तड़पती, उसे भी वो काबू कर लेता हमेशा। कपालिक उनकी मम्मी की, बिल्कुल उनकी मम्मी की भी, इवन मेरी भी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था। इसीलिए कहीं कहीं पर राहुल कुछ केसेस को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब अब आप इसे छोड़ना कह लें या फिर ये कह लें कि मैं नियति के बिहाफ पे छोड़ देता हूँ कि जो भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा। मतलब अब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बस इतना है कि चीज सही हो जाए, इतना प्रे कर सकता हूँ। वी प्रे फॉर द बेस्ट। और उसके बाद अभी भी मैं शॉन्टी भैया से कभी कभी मिलता हूँ, अब तो कहीं और घर में रहने लगे वो जी। मैंने उनसे एक दिन ऐसे मिल के पूछ लिया कि ऊपर वो फूल क्यों रखते थे आप, तो वो कहते हैं कि अब चूंकि मैं मम्मी और सब लोगों से दूर हैं हम दोनों लोग, तो उस कपालिक को वो फूल भी चाहिए होता है, अंश चाहिए होता है, तो पूजा करनी होती है। मैंने पूछा किस तरह की पूजा, तो उन्होंने कहा कि उस फूल को मूलाधार चक्र पर करीबन 1 घंटा रखना होता है और उसके बाद उसको ऊपर जाके रखाना होता है। उस कपालिक को वो ऊर्जा भी चाहिए रहती है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने ऐसे ही जीना स्वीकार कर लिया है। अब तो राहुल शायद उनकी फैमिली ऐसे ही जी रही है, तनु दीदी एंड शॉन्टी भैया दोनों लोग उसी तरीके से जी रहे हैं। मैं आज भी मिलता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। आप समझ रहे राहुल, आप एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, आपके सामने एक केस है जिससे आप खुद भी ग्रसित हो चुके हैं और अब वो आपसे डेली मिल रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे भी केसेस हैं राहुल मेरी लाइफ के, जिनको शायद मैं डिफाइन न कर सकूं आपसे, लेकिन है वो बहुत दर्दनाक। अर्श, कभी कभी मुझे लगता है कि पैरानॉर्मल से ज्यादा डरावना शायद यही है कि कोई इस तरीके से जीना स्वीकार कर लेता है। एग्जैक्टली नो डाउट। आई एम प्रीटी श्योर आप इतने सारे केसेस आपने किए हैं, तो आपने शायद कहीं ऐसी फैमिलीज देखी होंगी जो जिन्हें कहीं कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं पाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं। हमें कितने सारे लोग हैं जो हमारे इसमें कमेंट्स वगैरह करते हैं, न जाने कितने साल पुराने इनकी इश्यूज होते हैं जो शायद कभी कोई देख नहीं पाता है, बिल्कुल वो सोल्यूशन कर नहीं पाता है। बिल्कुल। तो इससे मुझे घटना याद है, मेरी मौसी की दोस्त थी, तो मौसी की दोस्त को अब इसे मौसी बुलाने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो एक मौसी थी हमारी, और उनको बेसिकली शादी के बाद काफी टाइम तक उनका बच्चा नहीं हुआ जी। और तकरीबन 5-6 साल बाद जब उनका बच्चा हुआ भी, तो तीसरे चौथे महीने में आके वो बच्चा मिसकैरेज हो गया। ओके। ऑब्वियसली काफी दुख की बात थी, लेट हुआ। बिल्कुल। फिर जो है कुछ टाइम बाद फिर जो है उनका फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर 2-3 महीने और उसके फिर बाद जाके फिर वो 5वें महीने में आके वो मिसकैरेज हो गया जी। तो ये मल्टीपल मिसकैरेजेस हो गए। उसके बाद फाइनली जाके जब तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई तो कहीं जा करके उनका, लेकिन उस दौरान एक जो डेस्परेशन थी उनके बच्चे की लालसा जो होती है, जो से परिवार के अंदर होती है, वो हर परिवार के अंदर होती है राहुल। अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी के परिवार में तो एग्जैक्टली वो पूरे परिवार को चीज इम्पैक्ट करती है। और आपको याद होगा कई बार आपने जो एक कहानी बताई थी एक अघोरी की, जहाँ पर एक अघोरी एक महिला को वो करता है। राहुल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मिसकैरेजेस का जो संबंध होता है, यदि डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे हैं जी, तो इसके अलावा तंत्र में भी इसका एक बहुत बड़ा और भयानक रूप होता है। तो